हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल जरूर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है और इस टॉपिक का नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मतलब ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ये ओस्टवाल्ड ने तनुता नियम जो दिया था, वे एक थ्योरी दिए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों पर एक थ्योरी दिए थे, अपना एक वक्तव्य दिए थे, अपना एक फार्मूले दिए थे, एक डेफिनीशन दिए थे। और ऐसे ही डेफिनीशन और फार्मूले को ओस्टवाल्ड द्वारा दिए जाने के नाते इनका नाम पड़ गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो आज हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे और इस तरह से चर्चा करेंगे कि इसे जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए पक्का है कि हमारे बच्चे जरूर करें, हमारे स्टूडेंट जरूर करें। तो बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑलवेज के लिए प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि हम बस इतना ही उम्मीद करेंगे आप लोगों से, केवल एक फिंगर रखने का, कि फिंगर रख करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे मेहनत को दम मिले। ये हमारा आप लोगों से विशेष प्यार भरा रिक्वेस्ट होगा जो कि हमें दम प्रदान करेगा अपने मेहनत को और आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम बिना विलंब के चलते हैं एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम जो होता है, वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की एक थ्योरी होती है, एक सिद्धांत होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की एक सिद्धांत होता है। इसे थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। अब हमारा मुख्य टॉपिक तो ये हो गया कि सबसे पहले ये जाने कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और होते भी हैं तो क्या वीक कौन होता है और क्या स्ट्रांग होता है, इसके बारे में हम जान लें। तो इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं, वे इलेक्ट्रोलाइट कहे जाते हैं जिन्हें जल में डालने पर अथवा ध्रुवीय विलायकों में डालने पर दो विपरीत आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब दुर्बल कौन होता है, कौन प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, इसको जान लें। वैसे एक NaCl एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है, क्योंकि NaCl को जैसे ही जल में डालते हैं ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। इस टूटना ही डिसोसिएशन कहलाता है। और जो पदार्थ टूट जाते हैं उन्हें ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ये टूटता क्यों है, इसके बारे में चर्चा कूलाम के नियम में किया गया है। वैसे थोड़ा सा चर्चा हम इसलिए इस पर कर दे रहे हैं। ये Na प्लस धनावेशित होता है और Cl ऋणावेशित होता है। धन और ऋण के बीच हम लोगों को पता है कि वैद्युत आकर्षण बल लगता है। यही वैद्युत आकर्षण बल Na और Cl के बीच एक बंध के रूप में कार्य करता है, जैसे NaCl बंधे रहते हैं। और इन वैद्युत बलों का मान कूलाम के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। कूलाम के नियम से जब ज्ञात करते थे तो एक आता था फार्मूला 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R²। ये Q1 Q2 इन पर आवेश और इन पर आवेश है, R इनके बीच की दूरी है। अब साइलेंट 0 ये निर्वात की विद्युतशीलता है, जब ये निर्वात में रखे रहते हैं तब इतना बल लगता है। लेकिन जब निर्वात के अलावा किसी माध्यम में रख देते हैं तो यहाँ पर K लगाते हैं, और ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। यहाँ पर हम किस में रख दिए, जल में रख दिए, और जल का परावैद्युतांक होता है लगभग 81। तो जो बल लग रहा था पहले हवा में जब था, निर्वात में जब था, तो अब जो है जल में रख दिए तो उसका 81 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो 81 टाइम डिक्रीज करने का मतलब है कि ये बल बहुत कमजोर हो गया। और जब बल बहुत कमजोर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इसी अलग होने की क्रिया को डिसोसिएशन कहते हैं। और जो पदार्थ अलग हो जाते हैं उन्हीं को कहते हैं वैद्युत अपघट्य अथवा इलेक्ट्रोलाइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सहसंयोजक यौगिक भी वैद्युत अपघट्य होंगे
ये तो आयनिक यौगिक है, आयनों से मिलकर के बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या सहसंयोजक यौगिक भी वैद्युत अपघट्य हो सकता है? जी नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वैद्युत सहसंयोजी यौगिकों के बीच आयन नहीं उपस्थित होता है, आयनिक बंध नहीं होता है और वैद्युत बल नहीं लगता है। और जब वैद्युत बल नहीं लगता है तो वैद्युत बल के कम होने की गुंजाइश नहीं रहती है माध्यम में बदलने पर। यहाँ पर जल के में रखते थे तो वैद्युत बल कम हो गया था, वहाँ पर जल में रखे चाहे कहीं पर रखें तो ये कम करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, उनके बीच उनके बंध को कमजोर करने वाला कोई कारक नहीं होता है, इसलिए वो आयनित नहीं होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, इसलिए वो वैद्युत अपघट्य नहीं होते हैं। ये रहा वैद्युत अपघट्य की थोड़ी जल्दी में स्पीड में हमने कहानी बताया। अब हम चलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट न हो, कंप्लीटली डिसोसिएट न हो, टूटे न। मान लेते हैं कि ये जल यहाँ पर रख दिए हैं और इसमें हम डाल दिए 10 मोल HE। हम कोई एग्जाम्पल अभी ले लेंगे बाद में, अभी हम एक मान करके चलें ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। दुर्बल वीक एसिड भी होता है, अम्ल और क्षार भी वैद्युत अपघट्य ही होते हैं क्योंकि वो भी जाने पर आयनित हो जाते हैं, जल में डालने पर आयनित हो जाते हैं। मान लेते हैं ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ये जाएगा जल में और जल में जाने के बाद 10 मोल डाल दिए हैं, इसका 2 मोल क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, H प्लस और A माइनस में टूट गया, H प्लस और A माइनस में टूट गया, बाकी 8 मोल ऐसे ही पड़े रह गए, 8 मोल 8 मोल टूटे ही नहीं। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन वाले अम्ल को हम कहते हैं कि ये दुर्बल अम्ल होगा, और दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा क्योंकि अम्ल जो होता है और क्षार जो होते हैं वैद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं, वैद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं। तो ये रहा, ये टूटा नहीं, पूरा टूट गया होता है तो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाता और प्रबल क्षार भी कहलाता, प्रबल अम्ल भी कहलाता, और पूरा नहीं टूटा तो क्या हो गया? दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो गया। दुर्बल वैद्युत अपघट्य मतलब दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। थोड़ा जान लेते हैं दुर्बल क्षार का, वीक एसिड का एग्जांपल भी कुछ जान लें तब जाके हम इस पर चलते हैं धीरे धीरे। वीक एसिड, वैसे एक बात बता दें कि सभी ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं, जो वनस्पतियों से पाए जाते हैं, जीवधारियों से पाए जाते हैं, ऐसे इस अम्ल को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं अथवा कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और ये सारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। इन ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं। हम स्ट्रांग एसिड की बात इसमें नहीं करेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ओस्टवाल्ड का थ्योरी जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट अथवा वीक एसिड अथवा वीक बेस के लिए ही दिया गया है। तो ऑर्गेनिक एसिड हम जान लें क्या होता है, तो कुछ दिमाग दौड़ाएंगे अपने से तो मिल जाएगा। जैसे साइट्रिक एसिड हो जाएगा, नींबू के रस से मिलता है। एसिटिक एसिड हो जाएगा, सिरके से मिलता है, और सिरका गन्ने के रस से बनाया जाता है, अर्थात गन्ना भी प्लांट से मिलता है, प्लांट है, और प्लांट प्रोडक्ट से मिलने वाला अम्ल जो होता है क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। तो CH3COOH क्या होगा? ये वीक एसिड होगा, ये वीक एसिड होगा। वैसे और भी वीक एसिड के नाम हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। HCN भी हो सकता है, HCN भी वीक एसिड होता है। HNO2 भी होता है, नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। तो ये वीक एसिड के अम्ल उदाहरण होते हैं, और ऐसे अम्ल की ही बात इसमें कही जाएगी। तो स्ट्रांग एसिड क्या होता है? स्ट्रांग एसिड होता है HCl, HBr, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रांग एसिड होते हैं। तो वीक एसिड हो गया, तो वीक बेस भी जान लेते हैं क्योंकि वीक बेस भी इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, वीक बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होता है।
वीक बेस मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी भी चर्चा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ही किया गया है। वीक बेस का सबसे बेस्ट वीक बेस मान ले तो वैसे बेस वही होता है जो OH आयन देता है, NH4OH वीक बेस हो जाएगा। और क्या मान लें हम, CH3N ऐसे कर लें, CH3 ट्वाइस NH डाई मेथिल एमीन, ये वीक बेस हो जाएगा। और क्या कर लें, CH3 ट्राइस और N, ये ट्राई मेथिल एमीन, ये भी क्या होगा, वीक बेस ही होगा। मतलब हम तो लोग जान चुके हैं कि किसकी चर्चा इसमें करना होगा, किसका चर्चा करना होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इसको मिटाते हैं। अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करते रहेंगे। अपना नोट्स बनाना एक टेस्ट नोट माना जाता है। तो अभी तक केवल इतना ही बताए हैं, अभी तक हम केवल इतना ही बताए हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अथवा वीक एसिड क्या होते हैं, अथवा वीक बेस क्या होते हैं, इसके बारे में बताएं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मतलब ये एक दो बातें बताता है, उसी बातों को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कह दिया गया। पहली बात तो ये बताता है, पहली बात ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो बताता है वो एक रिलेशन देता है, गिव रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट constant and degree of dissociation degree of dissociation give relation between ionization constant and degree of dissociation। ये एक रिलेशन देता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और क्या बात बताता है, थोड़ा और देख लें। गिव रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डाइल्यूशन of electrolyte। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक रिलेशन देता है कौन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वैसे इसमें कहा जाता है, इस वाले रिलेशन में कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली proportional to the square root of dilution, extent of dilution भी लिख सकते थे, dilution of electrolyte। The degree of dissociation is directly proportional to the square root of dilution of electrolyte. This is known as Ostwald dilution law. This is known as Ostwald dilution law। इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम इसमें बताएंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और इनके बीच रिलेशन कैसे बनते हैं। इन सब बातों को हम ध्यान देंगे, इन सब बातों को हम सीखेंगे। According to this ionization constant
is directly degree of dissociation is directly proportional to the square root of concentration मतलब v स्क्वायर भी हम कर सकते थे, v स्क्वायर क्यों, स्क्वायर रूट हो गया। v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब डाइल्यूशन। वॉल्यूम रिलेटेड है डाइल्यूशन से। जैसे जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, जल की मात्रा उसमें बढ़ाएंगे, ध्रुवीय विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी तनुता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये रिप्रेजेंट करता है v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, v के सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इसे कह लेंगे। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड v इज वॉल्यूम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दैट इज डाइल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझेंगे, और उसके बाद जो है हम इसके फार्मूले पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई स्टेप छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इस चैप्टर से बोर्ड क्या, अगर नीट तक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जरूर हमारे स्टूडेंट करने में सक्षम रहेंगे, बशर्ते अपना नोट्स पोस्ट करके बनाते रहें। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, साफ करते हैं, आगे हम चलते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जानेंगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जानेंगे, उसके बाद फार्मूले पर चलते हैं। पहले ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में इतनी बातें हम लोग लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट देखिए क्या होता है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जो बात कही जाती है, ये ओनली फॉर वीक एसिड और वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कभी इसकी बात जो है स्ट्रांग एसिड के लिए अथवा स्ट्रांग बेस के लिए अथवा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए की ही नहीं जा सकती है। ऐसा क्यों होता है, अभी देखेंगे ध्यान से। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वीक है, या वीक एसिड ही मान लें हम, क्या करना है, वीक एसिड। वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक होने का इतना ही मतलब है, केवल और केवल इतना ही मतलब है कि ये जल में जब डाला जाएगा तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा, पूर्ण रूप से डिसोसिएशन इसका नहीं होगा। पूर्ण रूप से हो जाने का मतलब है, पूर्ण रूप से हो जाने का मतलब है कि ये टोटल कन्वर्ट हो गया इसमें, ये टोटल कन्वर्ट हो गया इसमें। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अथवा स्ट्रांग एसिड होता तो, लेकिन यहां दिक्कत इस बात की है कि ये तो वीक है। अगर स्ट्रांग रहता तो हम एरो को ये कंप्लीट कर देते हैं, कह देते हैं कि ये पूरी सबस्टेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, पूरा सबस्टेंस रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये तो है वीक, और वीक होने का मतलब है कि कुछ अमाउंट ये बनेगा तो विलयन में सॉल्यूशन में ये भी पड़ा ही रहेगा। दोनों रहेंगे सॉल्यूशन में, दोनों साथ साथ रहेंगे, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। और दोनों साथ साथ होने का मतलब है कि हम ऐसे साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम रिवर्सिबल रिएक्शन का हम साइन रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन के साइन को हम सिंबल को दिखाएंगे। अगर ये स्ट्रांग होता तो एक तरफ जाता,
अब दिक्कत इस बात की है कि ये ऐसी भी स्थिति आ जाती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब इनके और इनके अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनकी और इनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, और इनकी मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, अर्थात इसका इसमें बदलना और इन दोनों का जुड़ करके इसमें बदलना, दोनों अब रुक गया है। ऐसा ये करता ही नहीं कि इसकी और इसकी मात्रा, इन दोनों की मात्रा इसके बराबर हो गई है, ऐसा बात यहाँ नहीं है। ये कम हो सकता है, ये अधिक हो सकता है, हाँ, लेकिन जो रहेगा उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया, ये साम्य अवस्था में आ गया है। साम्य अवस्था में मतलब इसके प्रोडक्ट में के अमाउंट में और रिएक्टेंट के अमाउंट में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे हम लोग पहले पढ़े हैं एक द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हम लोग पढ़े हैं, और वही द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम वीक एसिड के इक्विलिब्रियम स्टेट पर भी लागू किया जाता है। वीक एसिड अथवा वीक बेस अथवा वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का पालन करते हैं, इसमें भी यही नियम लगाया जाता है। और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार होता है क्या, देखिए, साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, K इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम CONSTANT, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मार्क्स एक्शन में। हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ मार्क्स एक्शन कहता है कि साम्य स्थिरांक इनके सांद्रता और इनके सांद्रता के गुणनफल और इनकी सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर अगर इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आयनिक कांस्टेंट कहते हैं, आयनिक कांस्टेंट, आयनिक कांस्टेंट कहते हैं। और यही आयनिक कांस्टेंट फॉर वीक एसिड यही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, आयनिक कांस्टेंट को K से। और वीक एसिड के लिए यूज कर दिया जाता है Ka। आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है और इसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ, लेकिन यही आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब वीक एसिड की बात कही जाती है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कहते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय Ka। सो Ka विल बी इक्वल टू H प्लस एंड A माइनस कंसंट्रेशन है और HA। ये बड़े बॉक्स को घेर रहे हैं, बड़े बॉक्स में घेर रहे हैं। इस बड़े बॉक्स का मतलब होता है सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो ये रहा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ लें, उसके बाद हम थोड़ा इन दोनों में रिलेशन देख लें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है, यहां पर देख लेते हैं, DEGREE, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, अल्फा। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड from 1 mole of electrolyte is known as degree of dissociation।
यहां पर लिख दे रहे हैं द नंबर ऑफ मोल्स dissociated from 1 mole of weak इलेक्ट्रोलाइट, वीक क्यों कहें, इलेक्ट्रोलाइट कर लें, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने मोल डिसोसिएट हो गए, आयोनाइज हो गए, प्लस और माइनस में चेंज हो गए, वही उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, वही उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मोर if degree of dissociation is more than ionization also will be more, ionization also will be more, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अधिक होगा उसका आयोनाइजेशन भी अधिक होगा। कैसे पता चला? मान लेते हैं 1 मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और इसका 0.2 मोल डिसोसिएट हो गया, और दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी, 1 मोल लिए और इसका 0.5 मोल डिसोसिएट कर दिया गया। 1 मोल से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए इन दोनों में किसका अधिक होगा? नीचे वाला का, बी का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी का अधिक होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें से 0.5 मोल डिसोसिएट हुए। इसका मतलब क्लियर है कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अधिक होगा उसके आयनाइजेशन भी अधिक होंगे। उल्टा कर लें, जिसका आयनाइजेशन अधिक होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अधिक होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अधिक होगा। मेरी बात समझ रहे होंगे? तो चलिए, अगर ऐसा है ए और बी में, तो क्वेश्चन अगर बना दिया जाए विच वन हैव मोर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आंसर क्या होगा? बी हैव मोर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा। बी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अधिक होगा अगर ऐसा क्वेश्चन बना दे तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर इतना चर्चा कर लिए। हमारा टॉपिक यहाँ पर है, इससे लेकर के हमें चलना है, आगे बढ़ना है। तो चलिए हम थोड़ा सा किसे अभी रोक करके आगे बढ़ाते हैं, पहले इसको और समझ लें। यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक एसिड, और वीक एसिड है, मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल है। 1 मोल इनिशियल अमाउंट दे देते हैं, 1 मोल है। तो यहां पर इनिशियल है, टाइम अभी बीता नहीं, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तो यहां पर कितना होगा? 0 मोल होगा, 0 मोल होगा। मान लेते हैं कुछ टाइम बीत गया, आफ्टर टाइम टी, इसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट होकर के इधर चले गए, अब कुछ पार्ट यहां बचा रहा है। जितना पार्ट डिसोसिएट हो जाता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। जितना पार्ट इसमें से निकल जाएगा उसी को क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो मान लेते हैं टी समय बाद इसमें से अल्फा पार्ट चला गया इधर, अल्फा
अमाउंट चला गया, अल्फा मोल इधर चला गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा, और यहाँ पर भी अल्फा। यहाँ अल्फा डिसोसिएट किया तो अल्फा और अल्फा यहाँ पर बनेंगे, ये बात यहाँ से समझ लें। देखें, जैसे NaCl है, NaCl 1 मोल है और टूटेगा तो एक Na बनाएगा और प्लस एक Cl बनाएगा। अगर यही 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल NaCl, तो यहाँ क्या बनेगा, Na और Cl माइनस 1 मोल बनेगा कि 2 मोल बनेगा, जाहिर सी बात है 2 मोल बनेगा, तभी रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा, तभी रिएक्शन बैलेंस होगा। ऐसा मत सोचें यहाँ 1 बार 2 है, यहाँ तो 2 बार 2 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, ऐसी कतई नहीं है। यहाँ रिएक्शन जितने ये टूटेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया है। तो वही बात है, यहाँ से 1 बार अल्फा निकला तो यहाँ पर ऐसा न सोचे कि 2 बार अल्फा निकल गया, ये इसके अकॉर्डिंग चलता है बैलेंस रिएक्शन के लिए। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, इतने मोल यहाँ बचे और इतने मोल यहाँ पर टूट गए। अब हम चलते हैं सांद्रता, लिखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लिखते हैं, सांद्रता। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन, मोलरता भी कंसंट्रेशन होता है। वैसे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के ढेर सारे रासायनिक यूनिट है, भौतिक यूनिट है, फिजिकल यूनिट है, उन सब पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। बस इतना जाने कि मोल पर लीटर इज कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर, कोई जरूरी है कि 1 लीटर दिया रहे, कंटेनर 1 लीटर का हो, 2 लीटर का नहीं हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा वही बात। 3 लीटर का कंटेनर हो, बर्तन हो, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जितना मोल है उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 लीटर से, तो मोल पर लीटर आ जाएगा, वो कंसेंट्रेशन मिलेगा। तो हम मान लेते हैं माना कि लेट बी द VOLUME वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू V। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ मोल है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, एंड दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। अब हम क्या करते हैं, जब इतना हम पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर लगाते हैं, तो होता है K इक्वल टू अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिखते हैं ACORDING, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है K इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ H एंड A माइनस अपॉन concentration of Ha. This is known as equilibrium constant and also known as ionization constant and also known as ionization constant for weak acid. दोस्तों हम एसिड की बात कर रहे हैं तो इसे हम Ka लिख सकते हैं, Ka, और Ka को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं क्या इसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर होगा, दिस इज आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और यही आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, दिस विल बी बिकम टू
IONISETION, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर AC। इतना नाम से इसे हम पुकार सकते हैं कि ए को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आप एसिड भी कर सकते थे। अगर यहां पर हम बेस लिए होते हैं तो ये बन जाता आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अच्छा, वीक एसिड ही लेंगे, वीक एसिड और वीक बेस लेंगे, कभी स्ट्रांग नहीं लेते हैं। स्ट्रांग क्यों नहीं लेते हैं भाई? स्ट्रांग इसलिए नहीं लेते हैं कि ये पूरा का पूरा इसमें टूट जाएगा। अच्छा, पूरा का पूरा टूट जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ पाएगा, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगा तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वीक ही लेंगे, स्ट्रांग के लिए ये बात नहीं की जाती है, स्ट्रांग के लिए ये बात नहीं की जाती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, H और A और HA की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। दिस विल बी, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हियर H in bracket is known as concentration of H plus, and this is also represent the concentration of H plus. So H plus will be equal to alpha upon V, and according to this, A minus represent the concentration of A minus, and this is also represent the concentration of A minus. So A minus will be equal to alpha upon V, and here HA represent the concentration of weak acid HA, and this term also represent the concentration of remaining concentration of this. So HA will be equal to 1 minus alpha upon V, 1 minus alpha upon V। अब हम क्या करेंगे, H प्लस A माइनस और HA का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखते हैं क्या हमें मिलता है। आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। और हाँ, नोट करना हो वीडियो को पॉज करके जरूर नोट करते रहें, नोट्स खुद का बनाएं। टॉपिक, जिस टॉपिक को हम उठाएंगे उस टॉपिक का डिस्कशन हम ऐसा करेंगे कि नीट तक क्वेश्चन करने में सक्षम रहे सभी लोग। और वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम का और किसी भी एग्जाम का। हाँ, केमिस्ट्री केवल याद करके नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सब कुछ भूल जाएगा। जब समझे रहेंगे, याद तो पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ता है, लेकिन समझ करके याद करें। और जब समझ करके याद करेंगे और ऊपर से अपने खुद नोट बनाएंगे, तब तो समझ लें कि फिर नहले पर दहला है। समझें, समझ करके पढ़ें, कुछ याद भी करने वाला टर्म याद करें। और जब हम समझाते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते रहें, थोड़ा रिवीजन करते रहें। समझ लीजिए कि फिर उस टॉपिक से कोई काट नहीं सकता है, जरूर क्वेश्चन करके ही आएंगे। चलिए हम वैल्यू को पुट करेंगे। हम तो सब पूरा इरेज कर दिए बात करने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हम लोग को पता है क्या, Ka इक्वल टू H कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। After the putting the value, after the putting value of H plus A minus and HA, we find Ka equal to alpha upon V into alpha upon V upon 1 minus alpha upon V। अब तो बहुत आसान हो गया, ये कट गया तो बचेगा क्या, Ka इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर अपान अपान वी और इंटू 1 माइनस अल्फा के ए लिखते हैं। यही पोस्ट वाल्ट डाइल्यूशन लॉ का हमारा फार्मूला होगा। इस फार्मूले को थोड़ा हम और आगे भी बढ़ा सकते थे, इस फार्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, V के जगह पर कभी कभी C भी यूज किया गया है कंसंट्रेशन के लिए, डाइल्यूशन के लिए कहीं कहीं पर। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ड्यू टू वीक एसिड the degree of dissociation अच्छा, वीक एसिड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। किसका अधिक होता है? अधिक उसका होता है जो स्ट्रांग होता है, उसके सारे के सारे आयनित हो जाते हैं। जब वीक है तो आयनित ही बहुत कम होगा, इसका मतलब आयनित बहुत कम होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या कम होगी? कम होगी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी वेरी वेरी लेस। इट मीन्स अल्फा इज लेसर देन 1, ये बहुत कम होगा। सो वी कैन टेक the value of 1 minus alpha is equal to 1. 1 minus alpha is equal to 1. So we find the Ka is equal to alpha square upon V. Alpha square upon V. Or alpha is equal to alpha square is equal to Ka into V, Ka into V, Ka into V, या ऐसे कर लें, ये K तो कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट है, यहां पर हम लिख देते हैं उठा करके यहाँ अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये भी लिख सकते थे अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V, और दिस इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसी को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, इसी को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। अगर ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक एसिड के भी लिए अप्लाई होता है और वीक बेस के लिए अप्लाई होता है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए अप्लाई होता है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। वैसे ये Ka जो होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, ये तब की बात होती है जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्या इक्विलिब्रियम के पहले इसे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है। क्या इसे इक्विलिब्रियम के बाद की वैल्यू लिए जा सकती है, कि बाद के लिए लगाया जा सकता है? इक्विलिब्रियम के बाद ये लगाया जा सकता है? इक्विलिब्रियम के बाद की कोई अवस्था नहीं होती है, इसलिए हमेशा इक्विलिब्रियम पर ही लगाते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद कोई अवस्था नहीं होती है। अच्छा, ये बात जाने, ये H+ आयन अधिक होना, H+ आयन का अधिक होना का मतलब है Ka का मान अधिक होना, Ka का मान अधिक होना। और H+ आयन कब अधिक होगा? जब डिसोसिएशन अधिक होगा, एसिड का डिसोसिएशन अधिक होगा, एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेंगे, अलग होंगे, तो H+ आयन अधिक होगा, और H+ आयन अधिक होगा तो Ka की वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। Ka की वैल्यू अधिक होगी।
और H प्लस आयन अधिक होने का मतलब एसिड स्ट्रांग होता गया। अगर वीक है तो H प्लस आयन कम बनेगा। जैसे जैसे स्ट्रांगनेस उसकी बढ़ती जाएगी H प्लस आयन का मान बढ़ता जाएगा, और जब H प्लस आयन का मान बढ़ता जाएगा तो Ka का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अर्थात एक बात हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, मोर Ka तो क्या होगा, मोर H प्लस होगा। और ये क्या बताएगा, मोर एसिडिक इन नेचर। इस पर क्वेश्चन हम बनाएंगे। मोर Ka मतलब मोर H प्लस मतलब मोर एसिडिक। इसी प्रकार ये Ka तो एनालिसिस कांस्टेंट फॉर एसिडिक। इसी प्रकार बेस के लिए भी किया जा सकता है, मोर Kb तो क्या होगा, मोर H प्लस नहीं है अब OH माइनस, और तो क्या होगा, मोर बेसिक होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो उसके आगे हम फिर बढ़ते हैं। थोड़ी सा व्यवस्था की कमी से नहीं, आपकी पढ़ाई हमारे समझाने पर होगा, कितना आप समझ पाते हैं। जैसे माइक्रोफोन, डिजिटल एडवांस कैमरा, इस तरह की व्यवस्था तो अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, पढ़ाई तो समझने पर होती है। तो चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं कि एक क्वेश्चन है, अरेंज इन द increasing order of acidic nature. Arrange in the order of acidic nature. किसको सब वीक को दिया जाएगा, ये जानते रहेंगे। HCN हम ले लेते हैं, मान लें वीक एसिड है, और क्या ले लें हम, CH3COOH ले लेते हैं। ये क्या है, ये भी वीक एसिड है। एसियन का हम Ka मान लेते हैं, ये 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 10 मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं 1.7 इंटू 10 पावर मान लेते हैं -5 मान लेते हैं। क्या यही वैल्यू होता है, इस वैल्यू को याद कर लेंगे, क्योंकि यही वैल्यू होता है। इससे दो काम हो जाएगा, एक तो Ka की वैल्यू याद हो जाएगी, और हम इस पर एक क्वेश्चन को ट्रीट करना भी सीख जाएंगे। HF भी वीक एसिड होता है, 3.4 इंटू 10 पावर -4 3.4 इंटू 10 पावर -4 नहीं किया, 5 भी लिख सकते हैं। और भी एक कोई ले लेते हैं, HNO2 ले लेते हैं, और इसका होता है 4.5 इंटू 10 पावर -4। ये Ka की वैल्यू है डिफरेंट की। अब बताएं, इनको एसिडिक आर्डर में अरेंज नहीं कर लेंगे, बहुत आसान, सो सिंपल। आंसर देखिए यहां पर देखें, मोर Ka मोर एसिडिक, सबसे अधिक Ka की वैल्यू किसकी है, थोड़ा हम देख लें। तो जिसका पावर माइनस में जिसका पावर सबसे कम रहे वही एसिडिक, उसी की वैल्यू अधिक होती है। तो यहाँ पर ये दोनों का पावर सबसे कम है, तो ये वैल्यू अधिक होगा। तो इन दोनों में ये सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक एसिडिक हो जाएगा HN। इंक्रीजिंग में करना है ना, तो सबसे कम पहले ले, तो सबसे कम हो जाएगा HCN। इससे अधिक हो जाएगा ये वाला CH3COOH, और इससे अधिक हो जाएगा कौन, ये वाला HF, और इससे अधिक हो जाएगा HNO। तो ये देखें, इंक्रीजिंग आर्डर में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुरंत कर लेंगे, बस इस रास्ते से। तो नोट कर लें, ये वैल्यू भी याद हो जाएगा, और हम क्वेश्चन करने का एक तरीका भी सीख लेंगे इससे। इसी तरह बेस का भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बेस पर भी बना दे रहे हैं क्वेश्चन, जिसको देख लें। तो हम रिवीज करते हैं इसको। बेस के लिए हम क्या ले लें, बेस के लिए ले लेते हैं CH3
ट्वाइस NaH, डाइमेथिल एमीन ले लेते हैं, डाइमेथिल एमीन ये होता है। एक और ले लेते हैं NH4OH ले लेते हैं, NH4OH ले लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है कि A की वैल्यू 5.4 × 10⁻⁴ होता है, और इसकी वैल्यू होता है 1.7, लगभग होता है 1.7 × 10⁻⁵। और एक और हम ले लेते हैं कोई, चलिए ट्राईएथिल एमीन ले लेते हैं, ट्राईएथिल एमीन ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू तो 6.4 × 10⁻⁵। अब इतनी डाटा से हम क्या करते हैं कि इसको एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। चलिए साइड में हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो मैंने बताया कि मोर केबी मोर बेसिक, सबसे अधिक केबी किसका होगा, इसका, क्योंकि इसका काउंट है। सबसे कम जिसका होगा उसको पहले नोट कर लें, इंक्रीजिंग में करना है, तो NH4OH सबसे कम, उससे हो जाएगा CH3 थ्राइस N, ट्राइमेथिलेमीन हो जाएगा, और इससे अधिक हो जाएगा CH3 ट्वाइस N, डाइमेथिलेमीन। दिस इज योर आंसर। सो हमको लगता है कि ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की एक एक स्टेप समझ में आ चुका है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में थोड़ा सा और बचा है, जिसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाने पर ये लोड होने में दिक्कत करता है। अभी वो व्यवस्था नहीं है हॉटस्पॉट या वाईफाई की, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो लोड करने में दिक्कत होता है। तो हम यहीं पर अपनी टॉपिक को रोकते हैं। अगला लेक्चर इस ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो बचा हुआ है उसको बताएंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो स्ट्रांग एसिड अथवा स्ट्रांग बेस के लिए होगा, उसका डिस्कशन उसी के साथ हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।